गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो अपन पिछली क्लास में क्षेत्रफल शुरू किया था अपन ने त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज कर रहे थे। समकोण त्रिभुज में आपको दो चीजें और जैसे आप याद रखना चाहो, जैसे लास्ट में आपने देखी थी, उसके आगे अगर और देखना चाहो तो दो चीज और आप देख सकते हो वहां पे। तो वो क्या है? वो देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर दो चीज एक्स्ट्रा आप देखते हो तो अंतःवर्त और परिवर्त आप अलग से देख सकते हो। ये है ए बी सी। बी पे समकोण है भाई, ये आपका कर्ण है। ये अगर मैं ले आधार, ये ले लेता हूं लंब। तो आप यहां पे सीधा अगर याद करते हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक तो अपन सबके लिए लास्ट में कॉमन लिखेंगे। जैसे आपने अंतःवर्त की त्रिज्या में शुरू में देखा था डेल्टा अपॉन एस, या फिर जब त्रिज्या दी हो तो क्षेत्रफल होता है आर इंटू एस और परिवर्त, तो वो आप लास्ट में एक बार सबके लिए कॉमन तो होता है। लेकिन यहां स्पेशली अपन बात करें कि समकोण त्रिभुज है, तो अगर समकोण त्रिभुज में तो डायरेक्ट निकल जाता है अंतःवर्त की त्रिज्या ये होती है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है? इधर लिखता हूं थोड़ा भाई। अंतःवर्त की त्रिज्या आर बराबर आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। क्या क्या कहेंगे? आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। अगर परिवर्त की त्रिज्या की बात करें तो ये सीधा याद रखना कि परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। ये लो, अपना आधा काम तो हो गया भाई, सीधा सीधा। अगर आप वैसे भी करोगे ना तो परिवर्त होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, तो वहां भी यही आएगा, तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो समकोण है तो आप स्पेशली याद भी कर सकते हो कि समकोण त्रिभुज में अगर आपको अंतःवर्त की त्रिज्या या परिवर्त की त्रिज्या पूछे और अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का पाई आर स्क्वायर। अगर आर है तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और त्रिज्या कैसे निकलेगी? अंतःवर्त की तो आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। अगर परिवर्त की त्रिज्या की बात करें तो कर्ण की जस्ट आधी, यानी कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है? परिवर्त का केंद्र होता है। तो लिखोगे भाई इस बात को। तो भाई देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। एक क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, 5, 12 और 13 से आपके तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि कौन सा है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के में एक अंतःवर्त बनाया गया, उस वर्त का क्षेत्रफल क्या? अंतःवर्त का जैसे नाम लेंगे तो अंतःवर्त की त्रिज्या। तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो आर बराबर आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2।
आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। अब देखो आधार कितना है यहाँ पे, तो आपके दिमाग में आएगा आधार और लंब तो ये है, कर्ण 13 है, तो 5 + 12 माइनस 13 बटे 2। तो 12 और 5 17, 17 में से 13 गए, 4 4 बटा 2, तो आर का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई वर्त का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर तो 4 पाई। ये लो, ये अपना आंसर हो गया। अगर आप बात करो कि हमें ध्यान नहीं है कि ये समकोण है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या किसी भी त्रिभुज के लिए आप लगाओगे तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है भाई। डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो देखो यहां समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो कर्ण 13 है तो बेस और हाइट तो 5 और 12 में से होंगी, चाहे 5 पहले लिखो या 12 पहले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 गुना बटा एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखो 5 और 12 17, 17 और 13 30, 30 का आधा 15, सीधा लिख रहा हूं भाई मैं। 6 पंजे 30/15, तो आर का मान कितना है 2। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है। आपको ध्यान ये रखना है कि करना किस प्रकार से है। ये अब समकोण है वो तो सब में लगेगा कि भाई कोई सा भी त्रिभुज हो, वहां आपके दिमाग में आए ना कि अंतःवर्त की त्रिज्या, तो आप सीधा कह सकते हो डेल्टा अपॉन एस। कोई सा भी त्रिभुज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी, चाहे वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आर बराबर डेल्टा अपॉन ऐसे सभी त्रिभुज के लिए अंतःवर्त की त्रिज्या होती है। लेकिन स्पेशली अगर आपको कर्ण समकोण दिया है तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप लिखना ना पड़े, क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप ना लिखना पड़े, तो आप सीधा लिखोगे समकोण है तो आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। ये सिर्फ हमारे समकोण में काम आएगा, ठीक है। तो देखो आधार प्लस लंब, तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजाएं 13 है, तो 5 + 12 माइनस 13 बटे 2, ये आ गया 17 माइनस 13 यानी 4, 4 बटे 2 यानी 2। तो त्रिज्या 2 है, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 2, अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 पाई। ये लो, अगर यहां दिया होता कि पाई बराबर 22/7 है तो वो रख देते, नहीं दिया इसलिए ऑप्शन में आपको पाई में ही आंसर मिल जाता है। करो भाई, यहां एक बार अगर इससे देखते हो तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके दिमाग में है कि समकोण है 5 12 13, अगर समकोण नहीं विषमबाहु से लेते तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, ठीक है। अभी हमें पता है कि किसी भी तरीके से निकालो एक ही आएगा क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये तो कर्ण है, तो ये आधार तो ये ऊंचाई, या फिर ये आधार तो ये ऊंचाई, तो 1/2 5 गुणा 12, ये लो बटा एस, एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं के वो कहा था, तो देखो 12 और 13 25 और 5 30, 30 का आधा 15, ये लो काटा कितना है आर का मान 2, आर का मान 2 आ गया, तो वही अपना क्षेत्रफल तो वही आएगा पाई आर स्क्वायर, आर एन 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई। नोट करो इसको।
हो गया होगा भाई। अगला देखो, एक क्वेश्चन और यहाँ पे अपन लिखते हैं भाई, जैसे यहाँ पे है तो नहीं क्वेश्चन, तो जैसे मैं लिखूं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं छह सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? परिवर्त का। अब यहां एक बात बताओ मुझे नॉर्मल से, कि जैसे अपन ने कहा कि भाई चलो डायग्राम भी अपन ने बना लिया, समकोण बनाने वाले भुजाएं, तो आपने कहा कि समकोण तो यही दो बना रही हैं, तो ये 6 तो ये 8, ये 8 तो ये 6, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी इसका नाम दे दिया मैंने, तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हो। वैसे तो 6 8 तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत 10, ठीक है। याद नहीं आता तो कर्ण स्क्वायर बाबा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उससे निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 10। भैया मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप खुद करोगे इसको, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब बात करते हैं कि हम कह रहा है परिवर्त का क्षेत्रफल, तो परिवर्त का क्षेत्रफल के लिए परिवर्त की त्रिज्या चाहिए, तो मैंने लिखा परिवर्त की त्रिज्या। अगर याद है ना सीधा तो बहुत ही बढ़िया है कि परिवर्त की त्रिज्या जो होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण की आधी होती है। किसकी आधी होती है? कर्ण की आधी। अब कर्ण की आधी तो आपने लिखा कर्ण बटा 2। ये देखो, ये परिवर्त अंतवर्त ये दो ही चीजों के पूछते हैं, समकोण में एक समबाहु में, तो इनके बेसिकली दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। और अगर ये याद नहीं रहे तो कंप्लीट का एक तो याद ही रखना है, वो इसका बताऊं परिवर्त का। तो देखो, तो यहां परिवर्त की त्रिज्या को हमेशा कैपिटल आर से लिखूंगा भाई। कर्ण की आधी, तो कर्ण कितना है? 10 बटा 2 यानी 5। तो परिवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई। ये लो, ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। चलो देखो, अब बात आती है कि अगर इससे नहीं करते हो तो सभी के लिए क्या लगता है? वो लगता है कैपिटल आर बराबर परिवर्त की त्रिज्या होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा जहां भी काम में आता है उसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने शुरू में लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एबीसी अपॉन 4r, तो उसी ये दोनों को चाहे आर का काम में ले लो चाहे वैसे ले लो, तो वैसे तो मुख्य तो यही काम में लेता है कि कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। अब आपने कहा एबीसी, तो भुजाओं की लंबाई आपको पता है 6, 8 और 10 बटा 4 डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 6 तो ऊंचाई 8, तो देखो 6 से 6 चला गया, 8 से 8 चला गया, 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार, तो कैपिटल आर का मान आ गया 5। अब कैपिटल आर का मान आ गया, परिवर्त का क्षेत्रफल चाहिए में, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 पाई, ले लो। तो ये सब में लागू होगा भाई, सभी के लिए। पर सभी के लिए परिवर्तित त्रिज्या होती है ना, होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। तो दोनों तरीके से नोट करोगे भाई, करो।
दोनों तरीके से नोट करोगे भाई यहाँ पे। अब देखो भाई, ये थे हमारे समकोण से संबंधित क्वेश्चंस। अब समकोण के बाद में आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ ये ध्यान है रखना है आपको कि एक कोण अधिक कोण, बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। यहां क्षेत्र में इसका कोई रोल नहीं है, कहीं कोई इसका नाम नहीं आएगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि विषम बाहु में जब पढ़ेंगे तो अधिक कोण अपने आप ही हल हो जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भुजाओं की लंबाई देगा, भुजाओं की लंबाई देगा तो या तो समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, समद्विबाहु होगा, तो वहां ये ऑटोमेटिक हल हो जाता है। तो यहां कोणों के आधार में सिर्फ एक काम आता है, वो आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसको देगा। अब बात करते हैं अगला जो आता है अपने, वो आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो आप कहोगे ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, यानी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होंगी। यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं भाई। इसका प्रत्येक भुजा बराबर था, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो आप कहोगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, और प्रत्येक को मैंने कहा स्मॉल ए है भाई ये। ठीक, ये ले लिया। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये हमें पता होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां आप एक चीज और कह सकते हो अब इसका, कि परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, क्योंकि भुजा 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 तो 3 गुणा भुजा हो जाएगी, या फिर a प्लस ए लिखेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी देखो अगर हाइट की बात करोगे, अभी मैं अगले पेज पे इसको बताऊंगा कैसे आई। ऊंचाई बराबर √3/2 ए होता है, तथा क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये तो आप बेसिक चीजें इसकी नोट करोगे। अगले पेज पे हम बात करेंगे ऊंचाई कैसे है और क्षेत्रफल कैसे है। अगले पेज पे ये तो सबसे मैंने आपको शुरुआत में याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो होती है √3/2 ए होती है, इसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। करो भी इसको नोट।
हो गया भाई। अब देखो अपन बात करें कि आया कैसे, ऊंचाई वगैरह कैसे आई। देखो समबाहु त्रिभुज है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी माध्यिका, लंब, कोण, समुद्विभाजक तीनों एक ही भुजाएं होती है। तो यहां जो आप सामने के सिर से लंब डालते हो ना, सामने के सिर से क्या डालते हैं, लंब, ये इस भुजा को, नीचे वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटता है, क्योंकि यही माध्यिका का काम भी करता है, यही लंब का काम करता है। जो एच है, ये हमारी एच क्या है, यहां पे लंब भी है, यहां पे माध्यिका भी है। देखो भाई ये दोनों नाम क्यों लिए मैंने, क्योंकि कई बार वो कहता है कि माध्यिका की लंबाई इतनी है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या दी गई है, हाइट दी गई है। क्या दी गई है, हाइट। यहां अपने को कहा गया कि ये जैसे अपन ने ऊंचाई के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पहला अपना तरीका रहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो यहां अपन इस पहले दो भागों में बांट लिया इसको, तो मैं इस एक त्रिभुज को ले तो ये बराबर दो भागों में बांटा, तो ये a/2 हो गई, इधर भी a/2 हो गई। अब कोई सा भी एक उठा लो, अपने वही बात है। तो मैं कहूं कि 90 के सामने तो कर्ण होता है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी सामने वाली भुजा का स्क्वायर। ये लो, तो a²/4 प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये उठा के दराएंगे तो माइनस में आएंगे, तो h² बराबर a² माइनस a²/4। तो लघुत्तम लेंगे 4a² माइनस a², कितना आएगा ये, 3a²/4। तो h बराबर अंडर रूट करेंगे दोनों ओर, तो इधर तो h बचेगा, इधर √3/2, 4 का 2 और a² का a। तो हाइट जो आ गई वो हमारी आती है हमेशा ही h बराबर √3/2a। ठीक है, अब बात आती है दूसरी क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो 1/2 आधार, आधार तो पूरी भुजा होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो a है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, √3/2a। भाई अभी तो निकाली है, तो ये क्या हो गया, √3a²/4। तो क्षेत्रफल जो होगा वो आ जाएगा √3/4a²। ये लो, तो दूसरी जो चीज थी आपको याद करने वाली वो यही थी, √3/4a² क्षेत्रफल होता है। करो भाई इसको नोट, इसको भी नोट कर लेना। जो क्या होता है भाई, कई बार ये चीजें काम आ जाती है आपके, कि जब बेस अपना मजबूत होता है ना, तो हमें सीखने में या बताने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन कितना ही घूम के आए,
हो गया होगा भाई। अब क्वेश्चन एक बार बाद में करेंगे, पहले थोड़ी चीजें और देखते हैं अभी। समबाहु त्रिभुज है, क्या है भाई? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो यहां अपन एक अंतःवर्ती की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का यहां भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अंतःवर्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, परिवर्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिवर्त व अंतःवर्ती त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, वह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात तो हमेशा सेम रहेगा, वो आपको याद ही रख लेना है। तो देखो मैं यहां पर अगर बात करूं तो आपको एक चीज दिमाग में आपके रखनी है कि जो ये ऊंचाई है यही माध्यिका होती है, और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वो आपका वैसे केंद्रक कहलाता है। और यहां अगर बात करें तो वही बिंदु यहां क्या कहलाता है, परिवर्त का केंद्र और अंतःवर्त का केंद्र। और केंद्रक हमेशा 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को हमेशा किस अनुपात में बांटता है, 2:1। तो अगर यहां आपको ये तो है अपना परिवर्त, ठीक है। अंतःवर्त खींचे, तो ये अपना अंतःवर्त, ठीक है। तो यहां देखो जैसे आपने ये जो बिंदु है ये जो है ये तो परिवर्त की त्रिज्या हो गई, और ये जो हो गई अंतःवर्त, ये तो हो गई अंतःवर्त की त्रिज्या, ये हो गई परिवर्त की त्रिज्या। तो आप एक सीधा भी कह सकते हो कि अंतःवर्त व परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात एक अनुपात 2 होता है। अंतःवर्त की छोटी होती हुई ध्यान रखना, हमेशा परिवर्त पहले नाम लेगा तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। अंतःवर्त पहले लेता था 1:2। अगर बात आती है कि अंतःवर्त व परिवर्त के क्षेत्रफलों के अनुपात की, तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर से आर तक कट जाता, उसकी आर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, उसकी 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 हो जाता है, 1:4 होता है। ये 2 पॉइंट तो आपको हमेशा ही याद रखने, ठीक है। अब बात आती है कि ऊंचाई को कितने अनुपात में बांटा, 3, तो 3 अनुपात किसके बराबर, ऊंचाई कितने, √3/2a। ये तो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो 1 अनुपात तो √3/2, ये 3 नीचे आएगा भाई ए, तो ये काटेंगे तो ये आ गया a/2√3। तो ये हो गया अंतःवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से 2 हो जाएगा a/√3। तो ये आपको याद ही रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इधर तो मैं लिख रहा हूं अंतःवर्त और इधर लिख रहा हूं परिवर्त। अंतःवर्त की त्रिज्या होती है a/2√3, परिवर्त की त्रिज्या होती है a/√3। अंतःवर्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हो πa², पाई r², r का मान कितना है, 1/2√3, तो a स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 तो 12। तो अंतःवर्त का जो क्षेत्र होता है πa²/12। ऐसे ही हम बात करें परिवर्त का क्षेत्रफल, तो πr², तो पाई r² a² बटा √3 का स्क्वायर 3, तो πa² बटा
3, ये हो जाते हैं भाई। ये सारी चीज आप याद रखते हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब जैसे अगर ये भी याद है ना तो ये अनुपात अपने आप निकल जाएंगे। आपसे कहा जाए कि परिवर्त और अंतर्वर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, आप क्या कहोगे? a/2√3 अनुपात a/√3। तो a से a कट जाएगा, √3 से √3, 1/2 अनुपात 1, तो 1 2 ऊपर चल जाएगा, 1/2। वो यहां पर लिखा। आपसे कहा जाए कि परिवर्त व अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, परिवर्त व अंतर्वर्त तो बड़ा पहले आएगा, ज्यादा पहले आएगा, तो ये देख लेना। तो क्या πa² अनुपात πa² 12, πa² से πa² गया 1/3 अनुपात 1/12, तो 12 उधर गया, 3 इधर गया, तो 4 अनुपात 1, ये लो। तो वैसे ज्यादा अच्छा आता है, याद कर लो इसको तो बढ़िया है, करो। और वैसे आप अगर सभी वाला फॉर्मूला लगाते हो कि अंतर्वर्त की त्रिज्या, तो आप डेल्टा/S लगा लो, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, और परिवर्त की त्रिज्या के लिए ABC/4 डेल्टा, वो तो काम आएगा, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, उससे तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली सीधा इनका याद रखते हो तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखो यहां याद कुछ ज्यादा करना पड़ेगा मैटर आपको क्षेत्रफल आयतन में। हो गया होगा भाई। देखो अगली जो चीज इसमें याद रखने लायक है समबाहु त्रिभुज में, देखो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया यही है समबाहु त्रिभुज। इसी पे क्वेश्चन, एक तो समकोण एक समबाहु पे, इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादातर आने की संभावना होती है, आते भी नहीं पे, ध्यान रखना। बाकी बाद की बात होती है, उसके बाद में अगर आता है तो समद्विबाहु पे या फिर विषमबाहु पे, उन पे एक एक क्वेश्चन बनता है, उस पर ज्यादा नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो त्रिभुज में, क्षेत्रफल में भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में समबाहु और समकोण दो पे बनते हैं। तो तीसरा जो यहाँ पे सबसे खास आता है वो जो पॉइंट है वो है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर, किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए
लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2, P3 है। भाई अलग अलग हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है बिंदु त्रिभुज में, ठीक है। तो उससे भुजाओं पे जो लंब डालेंगे उनकी लंबाई क्या है, P1 प्लस P1, P2 और P3 है। तीन लंब डाले, तीनों भुजाओं पे अलग अलग P1, P2, P3 है लंबाई है लंबों की, ठीक है। तो अब यहां एक बार जो लिखना है ना, वो अभी रुक के लिखूंगा, पहले मैं समझाता हूं क्या होता है ऐसे में। ये एक समबाहु त्रिभुज है भाई, ठीक है। इसमें एक बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु है, इस बिंदु से ये लंब डाला, इधर ये लंब डाला, और इधर ये लंब डाला। तो ये तो नाम दे दिए इनके P1, P2 और P3। अब बात आती है कि जब ऐसा है तो यहां हमें एक चीज और पता है कि भाई यहां पे जो त्रिभुज है ABC, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, A। ये जो लंब डालते हो ये किस काम आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, लंब हमेशा हाइट के लिए डाला जाता है। लंब हमेशा किस लिए डाला जाता है, हाइट के लिए। अब यहां से यहां तक क्या हाइट दे रखी है, हाइट किस काम आती है, हाइट आपको पता है कि ऊंचाई सदैव, लंब हमेशा ऊंचाई के लिए काम आता है, तो ऊंचाई त्रिभुज में काम मिलेंगे, इनको मिला दिया अपन ने। अब देखोगे यहां पे गौर करके, तो यहां पे बनते हैं तीन त्रिभुज। तीन त्रिभुज कैसे, देखो ये पूरा मैं एक मान लू, ये पूरा मैं एक मान लू, और ये पूरा एक मान लू। तो देखो ये मैं पॉइंट दे रहा हूं यहां पे, O नाम है इसका, तो क्या हो गया, OBC, ये त्रिभुज एक, COA दूसरा त्रिभुज, AOB ये तीसरा त्रिभुज, तीन त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब तीनों त्रिभुज की जब बात करते हैं तो मैं कहूं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप कहोगे बराबर है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों आगे मिला के तो बड़े वाला बन रहा है का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले की बात करें तो इसका क्षेत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, एक, हाइट क्या है हमें नहीं पता, अभी फॉर्मूला है वो बाद की बात है, अभी नहीं पता। एक बार तो ये देखो, ये इसका तो आधार तो ए, ऊंचाई P1, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो ए ही है लेकिन ऊंचाई का काम कर रहा है P1। अगलेगा 1/2 बेस तो इसका भी ए है लेकिन हाइट क्या है P2 प्लस 1/2 ए, इसकी बेस तो ए है लेकिन हाइट क्या है P3। अब देखो यहाँ पे जगह क्या, मैं तुम्हें तुरंत बता दूं कि इसमें से 1/2 ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। 1/2 ए से 1/2 ए कट जाएगा तो H बराबर आ जाएगा P1 प्लस 2 प्लस P3, ये आएगा। और इस चीज को अपन यहां तो सीधा याद कर लेते हैं, H बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये लो, ये आपको याद रखना है कि जब किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां दी गई हो, जब किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां दी गई हो तो उन लंबों की लंबाइयों का योग ही ऊंचाई का काम करता है, बस। तो ये एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको
जैसे आपको लंबों की लंबाई दे रखी है 3, 5, 7, तो उनको जोड़ दिया, 3 + 5 + 7 जोड़ते ही क्या आ गया, ऊंचाई आ गई, हाइट आ गई। अब बस काम खत्म। या तो ऊंचाई पूछता है, अगर और भी कुछ पूछे, वो कहता है कि भुजा क्या होगी, तो आप क्या कहते हो कि √3/2 ए होता है ना। ऊंचाई का मान तो ये लिख दिया, बराबर P1 + P2 + P3। तो ए कितना आएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, ए बराबर 2/√3, P1 + P2 + P3। ये लो, ये हमारी भुजा आ गई। तो यहां अब जो भी पूछे, एच का मान आने के बाद तो जो भी पूछेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे इस चीज को नोट करोगे भी ध्यान से, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करो इसको।
अब देखो भाई क्वेश्चन करते हैं इसके वापस एक बार समबाहु त्रिभुज को थोड़ा सा देखोगे। देखो हम बात करें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, परिमाप 3 गुना भुजा हो जाता है, ऊंचाई √3/2 ए हो जाता है, क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। दूसरी चीज अगर ये तो हमने हल करके देखा आता है कैसे, ऊंचाई को कभी कभी लंब और माध्यिका के नाम से बोल देता है, ठीक है। अंतःवर्त व परिवर्त की बात करेगा तो अंतःवर्त व परिवर्त के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। और अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या की बात करें तो अंतःवर्त होते a/2√3 और परिवर्त होते a/√3। अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 12 और परिवर्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 3 होता है। आपको दिया जाए कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके अभ्यंतर यानी अंदर कोई बिंदु है, उससे भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां P1, P2 और P3 है, P1, P2 और P3 है। तो जो P1, P2, P3 उनका योग जो है वो ऊंचाई का काम करता है भाई, यही चीज इसमें समझाई गई है। चलो देखो अब आगे बात करते हैं अपन, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान मतलब संख्यात्मक जो वैल्यू है ना वो बराबर है त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, जैसे त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे √3/4 ए स्क्वायर, ये लिखा था। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है √3/2 ए, ये होती है ऊंचाई। √3 से √3 गया, ए स्क्वायर से एक हट जाएगा, तो यहां a/4 बराबर 1/2, 2 दूनी 4, ये 2 ऊपर जाएगा तो a बराबर 2 आ जाएगा। ये लो भाई, भुजा का मान कितना आ जाएगा 2। यही पूछा गया कि त्रिभुज की भुजा याद करो, तो इसे काटा पीटी थोड़ी ध्यान से करनी है। ऐसा नहीं कि काटा पीटी जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर दो, काटोगे जैसे काटा पीटी का जितना भी वो आराम से करोगे जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। करो भाई इसको। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर, एक भुजा यानी सभी भुजा बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल, तो आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है भाई √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4√3 का स्क्वायर, तो √3/4 गुणा 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का 3, तो 4 चौक 16, तो 4 थी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। साफ साफ अगर फॉर्मूले याद है तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत आंसर आ जाएगा। आया कैसे फॉर्मूले, कैसे कैसे आए वो हम सारा पीछे देख चुके हैं। तब आपका काम बचता है कि आपको याद करने हैं इनको साथ ही साथ, और याद करके फिर क्वेश्चन करोगे तो यहाँ क्वेश्चन करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं बचेगी।
हो गया होगा भैया। अगला देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान, शीर्ष का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से है, शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आप ऊंचाई लिख सकते हो भाई। देखो ऊंचाई का मतलब √3/2, ए का मान दिया √6। तो यहां से हम सबसे पहली बात क्या निकाल सकते हैं, भुजा। तो भुजा बराबर √6 गुणा 2/√3। √6 में √3 का भाग देंगे तो √2 बचेगा भाई। ऐसा नहीं कि 2 बार जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि √6 बटा रूट के अंदर ही क्या हो जाएगा, √6/3। तो 6 में 3 का भाग दो तो √2 बचेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि √6 को हम √3 गुणा 2 लिख सकते हैं। देखो ये कट गया, तो भुजाई y 2√2। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, तो ये कट गया। क्या आया भाई, 2√3। ये हमारा आ गया आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां खास चीज जो है आपके पास कि यहां पे हमें अगर फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में है तो अलग से कुछ भी नहीं करना, बिना किसी झंझट के आप यहां पे तुरंत आंसर निकाल सकते हो। सही तरीके से आपको जल्दी से आंसर भी मिलेगा और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखो एक बार वापस कि ऊंचाई का मान दे रखा है, ऊंचाई होती क्या है, √3/2 ए, जो कितना दिया √6। यहां से 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे काटा, तो भुजा का मान आया 2√2। हमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। चल जाता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 से 4 कट गया 2√3। ये आ गया हमारा आंसर। भी एक बार इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, एक बार इसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर आगे क्वेश्चन अपन कल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।